और अब इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सहगल साहब, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि जो बातचीत पर पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी वो तो टूट गई, बातचीत बेनतीजा निकली और जिसका पूरा खदशा जाहिर किया जा रहा था। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि एक रात में वो ईरान को तबाह कर देंगे, यानी इसके मायने तो यही निकाले जा रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में क्या अमेरिका नजर आ रहा है? देखो, ईरान की जो सिविलाइजेशन है 2500 साल पुरानी है। इस सिविलाइजेशन को खत्म करना इज एन इम्पॉसिबिलिटी। ईरान आज तक ना कभी झुका है और ना झुकेगा। जहां तक हथियार का ताल्लुक है, देयर इज नो वे दैट अमेरिका विल यूज दिस। न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। आपने देखा जब नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने बॉम्ब गिराए, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। उस समय के जो बॉम्ब्स थे वो नोशनल वेपन थे। आज का वेपन जो है बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कम से कम 50 से 100 से 1000 गुना ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ईरान के साथ साथ तो जितने भी बाकी देश हैं आसपास के, मिडल ईस्ट के, जो अमेरिका के एलाइज हैं, उनमें भी इफेक्ट होगा। फिर आप चाहे पार्टिसिपेंट हैं या नहीं पार्टिसिपेंट है, डिपेंडिंग ऑन दी अपर, हवा और पानी जो है किसी नेशनल या इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं एक्सेप्ट करती। एंड डिपेंडिंग ऑन द अपर विंड पैटर्न, जो न्यूक्लियर फॉल आउट है वो 10,000 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है। वो 10,000 किलोमीटर तक वो कई देशों के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर भी असर कर सकता है, अमेरिका, यूरोप के ऊपर भी असर कर सकता है, चाइना के ऊपर भी असर कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द विंड पैटर्न। और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि अगर उसने इस वेपन को इस्तेमाल किया तो ट्रंप की इम्पीचमेंट तो 100% गारंटीड है, क्योंकि वहां के अवाम साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं था, कोई रीजन नहीं था। ईरान ने किसी प्रकार से, कोई अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर हमला नहीं किया। ईरान पोजेस नो थ्रेट व्हाटसएवर टू अमेरिका। तो अब इस जंग में ट्रंप ने अमेरिका क्यों धकेला है? ऐसे में ये केवल धमकी है, केवल पोस्चरिंग है, केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से वो इस वक्त की कार्रवाई करेंगे। अगर आप देखो पिछले 4 साल में जहाँ रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, पुतिन ने कितनी बारी कहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन क्या उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है? 1945 के बाद में किसी देश ने इस्तेमाल नहीं किया। और अगर अमेरिका ट्रंप करने की कोशिश भी करेगी, ट्रंप 1-0 के बीच में उन्होंने इसी की बातचीत की थी, तो उस समय उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो हुक्म भी दे देंगे तो हम उस हुक्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ट्रंप ने इसी वजह से पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाला, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो इस माफी की कार्रवाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और हो सकता है कि नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी वो ये जानते हैं कि इट बी ह्यूज 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 ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसके लिए कभी दुनिया कभी अमेरिका को माफ नहीं करेगी। ऐसे में शायद वो भी डिसोबे कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल उनका हो जाएगा जरूर है, लेकिन 100% शायद हो सकता है कि वो ट्रंप के ऑर्डर को डिसोबे कर दे। ऐसे में मेरे को लगता है केवल धमकी है, पोस्टरिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसका कोई इरादा नहीं है उसका इस्तेमाल करने का। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आज के दौर में चीजें देखने को मिल रही हैं, वॉर क्राइसिस में आ गए हैं, इस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका भी यहाँ पर, राहुल लाल जी आपसे इसका रिएक्शन चाहूंगी कि अमेरिका भी यहाँ पर बखूबी वाकिफ होगा कि अगर इस तरह से न्यूक्लियर अटैक को लेकर वो सोचता है, आगे बढ़ता है, तो सिर्फ उसका फायदा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान भी होगा, और जिसके लिए उसको जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। शर्मा जी, देखिए, अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक करने की संभावना बड़ी कम है। हालांकि जैसे भारत की एक पॉलिसी रही है कि हम लोग मानते हैं कि नो फर्स्ट यूज एक हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का भूतपूर्व हिस्सा है, भारतीय न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का। लेकिन इसी प्रकार से अमेरिका ने इस प्रकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है कि वो फर्स्ट यूज नहीं करेगा। तो सैद्धांतिक तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आने के बाद जब उसके ऊपर ही कोई हमला हो रहा हो और बचने का कोई चारा ना हो, तो वो हमला कर सकता था। लेकिन अगर ईरान के प्रकरण में, जहां पे कि खुद हम लोगों ने ईरान के विदेश मंत्री का बयान अब सामने में है कि इस्लामाबाद टॉक को लेकर जरूर ये चीजें कही जा रही थी साहिबा जी की इतने लंबे अविश्वास के बाद, इतनी खतरनाक युद्ध, 40 दिनों के युद्ध के बाद एक मीटिंग में क्या होता। लेकिन विदेश मंत्री, वहां के फॉरेन मिनिस्टर खुल के बता रहे हैं कि हम लोग एक शांति प्रक्रिया के पॉइंट पे पहुंचने वाले थे और कुछ कदम के दूरी पे थे कि अमेरिका ने अपने शर्तों को कठिन करना शुरू कर दिया। यानी एन वक्त पे ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका इस पूरे शांति प्रक्रिया से बाहर भागा, अगर ईरान के शब्दों को मानते हैं। तो हमें लग रहा है कि अचानक से, चूंकि ट्रंप काफी परिवर्तनशील होते हैं, हमेशा उनके माइंड में कुछ ना कुछ गेम चल रहा होता है,
तो उस समय भी वो हॉर्मुज को कैसे जो है कि उसकी घेराबंदी खोली जाए वो घोषणा कर रहे थे वो, तो उनका ध्यान उधर ज्यादा था। क्योंकि जब वो ये बयान देते हैं कि एक रात में हम जो है कि पूरे पूरे जो है कि सभ्यता संस्कृति को खत्म कर देंगे, बिल्कुल, तो ये बयान जो है कि वो बयान इशारा तो बिल्कुल आप सही कह रही है, वो इशारा वो एटमी हमले की तरफ ही वो इशारा होता है। लेकिन वो एटमी हमला वो कैसे कर सकता है जब वहां पे ईरान के आसपास पूरे अमेरिका के ही तमाम मित्र देश मौजूद हैं, अमेरिका के तमाम हित शामिल हैं। अमेरिका, ट्रंप कई बार खुल के कह भी चुके हैं कि वो पूरे जो ईरान के ऊपर कर रहे हैं उसका मुख्य मकसद उनका ये था कि वो ईरान के तेल को यूज कर सके, ईरान के रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो अगर वो सब कुछ बर्बादी हो जाएगा तो फिर अमेरिका का पूरा मकसद बचेगा क्या? तो हमें लग रहा है कि अभी इस समय तो कम से कम अमेरिका न्यूक्लियर हमला करने के लिए तो बारे में नहीं सोच रहा है। अभी उसका प्रयास ये है कि हॉर्मुज के मामले पे जो फंस गया है, अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है, इसीलिए वो नई नई घोषणाएं कर रहा है कि नहीं हॉर्मुज के हम घेराबंदी को खोलेंगे। अब उसके देखिए खुद अमेरिका के ट्रंप के बयान में और वहां के जो मिलिट्री के बयान में जो है वो दोनों के बयानों में हम लोगों को अंतर दिखता है। मिलिट्री का कहना है कि जो ईरान के बंदरगाहों से जो जहाज जाएंगे उसको हम लोग जो है कि पकड़ेंगे। ट्रंप का तो ये कहना है कि किसने जो है कि अवैध टोल दे दिया, किसने अवैध टोल दे दिया उसको खोज खोज के पकड़ने का काम करेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में हमें लग रहा है कि अब अमेरिका की नई रणनीति अमेरिका ने कुछ बनाई है। हालांकि वो रणनीति बड़ी फंसने वाली रणनीति हमें दिख रही है कि उनका प्रयास ये है कि ईरान जो भारी मात्रा में चीन को जो तेल सप्लाई कर रहा है वो उस सप्लाई लाइन को ठप करना। और अगर सोचिए कि सहवाग जी अगर इस प्रक्रिया में वो आगे बढ़ेगा तो जिस छोटे से लड़ाई से पहले ही अमेरिका परेशान था, अगर उसमें थोड़ी भी वृद्धि हो जाती है और उसमें चीन सरीखे देशों का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाता है तो फिर ये अमेरिका के लिए और चिंता को बढ़ाएगा। यानी वो अपने समस्या को छोटा नहीं कर रहेंगे बल्कि इस पूरे प्रक्रिया के द्वारा वो अपने समस्या को बड़ा ही करेंगे। तो परमाणु का मामला तो मैं मान के चलता हूं कि वो सीधे सीधे एक धमकी जैसी स्थिति है। ईरान चूंकि वार्ता के टेबल पे झुकने के लिए तैयार नहीं है तो वो एक तरह से और उसको धमकी देके डराने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान के जो तेवर हैं वो काफी अलग यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि उसने यहाँ पर वाजे कर दिया है कि वो हर हमले का जवाब देगा और किसी भी तरह से झुकेगा नहीं। सहगल साहब, अमेरिका अपनी नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी की जाए और उसने तमाम ममालिक से भी अपील की है कि आप भी इसमें हमारी मदद करें। लेकिन एक एक करके ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरह से पहले भी कंट्रीज की तरफ से चीजों को सपोर्ट नहीं किया गया था, अब भी ब्रिटेन ने कहा है कि वो इसमें साथ नहीं देगा। यानी दुनिया भी समझ रही है कि अमेरिका किस सिमत में जा रहा है और अमेरिका का साथ देना कितना नुकसानदेह भी हो सकता है। देखो, अमेरिका तो इस लड़ाई में कंप्लीटली अलग थलग पड़ा हुआ है, सिवाय इजराइल के उसके साथ कोई भी नहीं है। और बेसिकली इजराइल की एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। जहाँ तक जेडी वांस का ताल्लुक है, जेडी वांस बिल्कुल चुप रहे फॉर 40 डेज। वो साफ तौर पे नहीं चाहते थे कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो। जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, यूरोप ने साफ तौर से अमेरिका को कहा कि आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है और हम किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर अमेरिका ने अपने अलाइज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया से बातचीत की, साउथ कोरिया से बातचीत की, जापान से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जिसने अपने बेस दिए, साइप्रस ने अपना बेस दिया एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए, ईरान ने साइप्रस के ऊपर हमला किया। फिर टर्की ने शुरू में अपना एयरबेस दिया, ईरान ने उसके ऊपर हमला किया। फिर कजाकिस्तान ने अपना एयरबेस दिया, उसके ऊपर नुकसान किया। तो ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि जो भी देश हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा या अमेरिका की मदद करेगा, हम उसको दुश्मन देश मानेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर, उन्होंने कहा दुनिया की जो सबसे बड़ी नेवी है, तो सबसे पावरफुल नेवी, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकती तो हमारी छोटी सी नेवी क्या करेगी। वास्तव में मुझे नहीं लगता किसी और देश की नेवी जो है इन्वॉल्व होगी। वो साफ तौर पे जानते हैं कि मिलिटरीली जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकते, केवल और केवल बातचीत के माध्यम से खुलवा सकते हैं। क्योंकि अगर सारी दुनिया को इसका असर पड़ेगा अगर कल वो टोल चार्ज करना शुरू करे। लेकिन और ईरान अगर ऐसा करता है वास्तव में और करने की उसकी अभिलाषा है, तो सारी दुनिया में ईरान भी अलग थलग हो सकता है। क्योंकि उसका नतीजा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सारी दुनिया के ऊपर होंगे, अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका के पास इनफ ऑयल एंड गैस है। अमेरिका ने तो एक स्टेटमेंट दी है कि उनके पास इतना ऑयल एंड गैस है जो बाकी दो सबसे बड़े ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं उनसे भी ज्यादा है। लेकिन जहां तक बाकी दुनिया का ताल्लुक है, बाकी दुनिया जो है साफ तौर पे जानती है, जैसे यूरोप है या चाइना है, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, मिडल ईस्ट हमारे नजदीक है। यहाँ से जब हम ऑयल एंड गैस लेते हैं तो 5 से 7 दिन में आ जाता है और इंश्योरेंस चार्जेस और फ्रेट चार्जेस बड़े कम है।
अगर हम अमेरिका से या लैटिन अमेरिका से लेते हैं तो 40 से 45 दिन लगेंगे। बहुत इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, बहुत फ्रेट चार्जेस होंगे। और जहां तक न्यूक्लियर वेपन की बातचीत हो रही है, अगर आपको याद होगा तो पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने अचानक हमला किया था, जिससे अमेरिका की ऑलमोस्ट 50% नेवल फ्लीट खत्म हो गई थी। और उसी के बदले में अमेरिका ने ये कार्रवाई की। इस समय जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने एक सोल्जर भी अमेरिका का मेनलैंड अमेरिका के ऊपर नहीं मारा। और वास्तव में अमेरिका को उतना नुकसान नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में तो उसके 30 बेसिस जो है उनके ऊपर नुकसान हुआ है, उनकी एम्बेसीज के ऊपर नुकसान हुआ है, लेकिन मेनलैंड अमेरिका में नहीं कार्रवाई की। ऐसे में कोई तुक नहीं बनता कि अमेरिका इस पर की कार्रवाई करे। आपको याद होगा जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं, हमने न्यूक्लियर हथियार शब्बे बारात के लिए नहीं, हम आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या उन्होंने इस्तेमाल किया? हिंदुस्तान ने उनके 9 टेररिस्ट हब्स जो है इंक्लूडिंग भावलपुर और मुरिद के, उसको बर्बाद किया। उनके 13 एयरफील्ड्स को इंक्लूडिंग नूरखान को बर्बाद किया। क्या उसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया? साफ तौर पे जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन ऑफ वॉर, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा था, अगर आपने गलती से टेक्निकल वेपन या नॉन टेक्निकल वेपन हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो विद इन अ मैटर ऑफ 8 to 10 minutes पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर टाइम्स टू कम। हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान की क्षमता है। ऐसे में ये केवल धमकी है, जैसे कि मैंने कहा ये एटॉमिक वेपन इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इट्स नॉट अ वेपन। बिल्कुल, लगातार अमेरिका धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान डटकर खड़ा हुआ है। राहुल लाल जी, ईरान ने वाजी किया है और हर बार वो यही कह रहा है कि आपकी हर कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। और गलीबाफ ने भी कहा है कि ट्रंप की धमकियों से हम डरने वाले नहीं है और ईरान पर इसका कोई असर नहीं होगा। ईरान जो इतने स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है, उसकी क्या वजह नजर आती है? देखिए, ईरान के कॉन्फिडेंस का कारण है कि हम लोगों ने देखा है कि 40 दिन की लड़ाई में वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ, सोचिए कि अमेरिका दुनिया के महाशक्ति के रूप में सामने में होता है, फिर भी मुंहतोड़ जवाब दिया और उसमें अमेरिका को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ठीक है, ईरान को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने अपने मिलिट्री का काफी ज्यादा जो है कि शानदार ढंग से विकेंद्रीकरण भी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति अमेरिका ने सोची कि उनके तमाम जो सुप्रीम लीडर है उनकी शहादत की स्थितियां बन गई और लग रहा था कि वहां पे अब कौन डिसीजन लेगा। लेकिन ऊपर के सीनियर लीडर्स हटते रहे, लेकिन फिर भी डिसीजन की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रही, यानी शहादत भी जारी रही, लेकिन ईरान के जवाब देने की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं आई। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ईरान को अब केवल हम लोग रीजनल पावर नहीं कर सकते, वो एक सुपर पावर के रूप में है। अब आप सोच के देखिए कि अभी अमेरिका क्या मुद्दा बना रहा है। अमेरिका मुद्दा बना रहा है कि ईरान परमाणु शक्ति जो है कि वो हासिल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दुनिया तो अमेरिका से भी सवाल पूछेगी सहबा जी कि न्यू स्टार्ट वाला जो समझौता था रूस और अमेरिका के बीच में, वो फरवरी में समाप्त हो गया। अमेरिका ने उस समझौता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 50 वर्षों के बाद पहली बार यह स्थिति है कि अमेरिका और रूस के परमाणु शस्त्रों के ऊपर अब कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है, जबकि ये म्यूचुअल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये कहीं कहीं दोनों के ऊपर लागू होता था और एक नैतिक दबाव दोनों के ऊपर बना हुआ होता था। बीच बीच में हम लोग देखते भी थे कि उसमें रूस भी अपने हथियारों की संख्या घटाता था, अमेरिका भी घटाता था। तो आप खुद अपने परमाणु सिस्टम के ऊपर कोई नियम मत रखिए। लेकिन ईरान जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी 2015 के गाइडलाइन के मुताबिक कर रहा है। उसको आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान के ऊपर जो परिस्थितियां बनी, मैं तो कह रहा हूं ईरान तो छोड़ दीजिए सहबाजी, इस पूरे परिस्थिति में जिस तरह से वो कभी मदुरै को उठा लेता है, कभी किसी और के साथ कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे दुनिया के छोटे छोटे देश अब प्रोत्साहित होंगे कि वो भी कहीं से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जुगाड़ करके अपने पास वो रख ले अपने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। तो ये इस स्थिति में अमेरिका को कौन साथ देगा? क्या इजराइल के साथ अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं? इजराइल के साथ फ्रांस के क्या इंटरेस्ट है, जर्मनी के क्या इंटरेस्ट है? यही कारण है कि नाटो के तमाम सहयोगी अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं और ट्रंप अकेले पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और अपने बयानों को लेकर भी ऐसा नजर आ रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उनको सीरियस भी नहीं लिया जा रहा है। सहगल साहब, जिस तरह की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं और अब जंग का जो एक अलग एंगल है वो नजर आ रहा है, क्योंकि बातचीत का इंतजार था, बातचीत हुई, वो बेनतीजा होती भी नजर आ रही है। तो क्या अमेरिका यहाँ पर सच में चाह रहा है कि सीजफायर हो या ना हो? और वो जो कह रहा है कि हॉर्मुज की इसे जरूरत नहीं है, फिर इतनी कार्रवाइयां वो हॉर्मुज पर क्यों कर रहा है? देखो, अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि लड़ाई के समय भी ईरान जो है तो कम से कम 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर दिन चाइना को भेज रहा है और ये नई कीमत पे भेज रहा है। इससे ईरान को काफी से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है।
इस समय ईरान के पास कोई रेवेन्यू का कोई और साधन है ही नहीं सिवाय ऑयल एंड गैस का। और वो कह रहे हैं हम नाकाबंदी करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंश्योर करेंगे, कोई जहाज अंदर जा ना सके ना कोई बाहर आ सके, जिसका मकसद केवल ये है कि जो ईरान की तरफ से तेल और गैस बिक रहा है उसको हर प्रकार से रोका जाए, बिल्कुल उसी माफिक जैसे उन्होंने वेनेजुएला को का ब्लॉकेट किया था। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई भी जहाज चाहे वो किसी और भी देश का हो, फ्रेंडली देश का भी हो, हाइपोथेटिकली जापान का हो या हिंदुस्तान का हो या चाइना का हो, जिसने टोल दिया है ईरान को $2 मिलियन, उसको हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको भी इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करेंगे। ऐसे में सारी दुनिया के बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप ये टोल जो है इलीगल है, इसको किसी प्रकार से पे नहीं करना, क्योंकि एक किस्म से गलत प्रेसिडेंट हुआ। यूएन क्लॉज के मुताबिक जो है ये इंटरनेशनल फ्री वे है, और अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है और ईरान को और ओमान को आप इजाजत देते हैं कि वो टोल टैक्स लगा सके, तो स्टेट्स ऑफ मलाक्का में भी इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वो भी टोल लगा सकते हैं। ऐसे साउथ चाइना सी में स्टेट ऑफ ताइवान जो है उसमें से 50 to 55% दुनिया का ट्रेड होके जाता है, तो चाइना और ताइवान भी उसी माफी की कार्रवाई कर सकता है। फिर ईरान कहता है कि बॉस्फोरस और डार्डेनल्स में टर्की है वो टोल लगाता है, लेकिन वो टर्की के टेरिटोरियल वाटर्स में है, टर्की के उतना ही टोल टैक्स लगाता है कि वो जो पैसेज के लिए उनको जो मेंटेनेंस करनी पड़ती है उस मेंटेनेंस को रिकवर करने के लिए। और वास्तव में फिर जो सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल है वो दूसरे देशों की धरती के ऊपर अपने कैनाल बनाई हुई है। ये तो इंटरनेशनल वाटरवे, इसमें किसी प्रकार से इजाजत नहीं है। बिल्कुल, पाबंदी लगाने की बात अमेरिका यहाँ पर लगातार कर रहा है। राहुल लाल जी, जिस तरह से नाकेबंदी की बातें भी अमेरिका कर रहा है, क्या इससे भी कोई जंग में फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, नाकेबंदी के कारण से जंग एक अलग स्तर पे जो है कि वो बढ़ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए वहां पे हार्मुज के भीतर पूरी तरह से कंट्रोल ईरान का है, ये अमेरिका को भी पता है। तभी तो अमेरिका देखिए लगातार पहले भी अगर ट्रंप के बयान को देखें कि वो उस समय फ्रांस की मदद मांग रहा था, चीन की मदद मांग रहा था, दुनिया अगर अपने ही बल पे अगर हार्मुज खुलवा लेने की उनकी कैपेसिटी थी तब तो फिर अब तक हार्मुज खुल जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं खुला है। और आप कल्पना करके देखिए कि उनकी स्थिति कैसे फंसेगी अगर उनके नौसेना के जहाज वहां पे जाते हैं, नेवी वहां पे जाती है और उसके ऊपर हमला हो जाता है। अब बिल्कुल ईरान हमला करेगा ही करेगा, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। उस स्थिति में जो नुकसान होगा और अमेरिका में जो प्रतिक्रिया होगी उसका जवाब क्या होगा ट्रंप के पास। फिर अभी तक ईरान जैसे देशों पे अमेरिका भले ही अपने खुफिया एजेंसियों के माध्यम से आरोप लगा रहा है कि ईरान हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन ईरान का सप्लाई पाइपलाइन, ईरान से जैसे ही चीन की सप्लाई पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश अमेरिका करेगा तो इस जंग में चीन की भी भूमिका शामिल हो जाएगी। तो ये तो फिर जो जंग को ट्रंप छोटा करना चाहते थे वो तो और भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अमेरिका को अब तक तो उसके लगभग 29-30 विमान उनके जो गिरे हैं जो कभी नहीं गिरते थे, तो सोचिए कि अब उसके और भी कितने बड़े बड़े उनको नुकसान होने की स्थिति में। और ईरान ने अपने वीडियो फुटेज जारी करके भी दिखाया है कि जिसमें वो दृश्य हम लोग खुलेआम देख सकते हैं कि अमेरिकी जो नेवी के जहाज आए हुए हैं उसे ईरान चेतावनी देता है और फिर चेतावनी के बाद नेवी के जो शिप्स हैं वो अपने डायरेक्शन को मोड़ लेते हैं। तो अब तक तो परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं, लेकिन क्या सच में जो है कि उसके बाद इस टकराहट को और बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर ये भी ट्रंप की दबाव डालने की कोई नई रणनीति है? बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इन दबावों का क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त दें।